नमस्कार। मैं अखिलेश लिंगवाल आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड के कार्यक्रम कानूनी सलाह में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हम आपको जागरूक करते हैं भारत के उन कानूनों के बारे में जो कि हम सभी से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। हमारा आज का विषय है पॉक्सो एक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यौन शोषण व उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जिस विषय में हमें अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं खास मेहमान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भरत सिंह नेगी जी, जो कि पूर्व में जिला शासकीय अधिवक्ता के तौर पे अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं और वर्तमान में विशेष लोक अभियोजक के तौर पे देहरादून न्यायालय में कार्यरत हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला वाजिब सवाल कि सर पॉक्सो एक्ट क्या है, इसका इतिहास क्या रहा व किन किन कारणों से ये अमल में लाया गया? देखिए, हम सब जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं जी। और बच्चों का हर प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकारों के बारे में जनरल असेंबली में प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव पर भारत के भी सिग्नेचर हैं। यानी बच्चों के सब प्रकार के विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमारे देश की संसद ने भी इसको मान्यता दी है जी। और दूसरी बात, हमारे देश के संविधान में भी, संविधान की धारा 15 में भी संसद को बच्चों के लिए, यानी नाबालिग बच्चों के लिए विशेष अधिकार जो है कि संसद जो है चाहे कोई भी उनके लिए स्पेशल एम्पावरमेंट करने के लिए कुछ भी उनके लिए कोई भी कानून बना सकती है। जी हाँ सर। जो औरों से डिफरेंट हो उनके लिए अलग से, जो सब सेक्शन 15 के तहत। जी सर। और दूसरा, संविधान के धारा 39 के अंतर्गत जो टेंडर एज है उसको सुरक्षित रखने के लिए, यानी उनके साथ किसी भी प्रकार के जो टेंडर एज के जो बच्चे हैं जी सर, उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी जो गोपनीयता है, कॉन्फिडेंशियलिटी है जी, उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए वहाँ भी प्रोविज़न है। दुर्भाग्य से पूरे समाज में या देश में पहले इसके लिए अलग से कोई कानून नहीं था। आईपीसी के अंतर्गत ही ये सब जो ऑफेंस थे, अपराध थे, उनके अंदर ही ये डील होते थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि इन अपराधों की संख्या बढ़ती गई और उन पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि कोई लिमिट, उसको मुकदमा तय करने की लिमिट नहीं है। बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन करने की लिमिट नहीं थी पहले। जी। आईओ की मर्जी है 6 महीने तक चार्जशीट दे न दे, कोर्ट 10-20 साल तक डिसीजन दे न दे। तो उससे क्या हुआ कि जस्टिस नहीं हो पाया इस तबके के साथ। जब मैं बालकों की बात करता हूँ तो मैं 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बात कर रहा हूँ, इसमें चाइल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। 18 साल से कम, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए, और उसमें कोई सज़ा का प्राविधान जो है, अगर सपोज कोई केस है, अगर वो 10 साल के बच्चे के साथ भी है और 50 साल के साथ भी है या 20 साल के साथ भी है, तो उसको एक ही सज़ा हो रही है। जी हाँ। जबकि ये टेंडर एज का है, इसको जो है इसके लिए कोई नहीं। तो इन सब बातों को देखते हुए, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने भी देखा कि बराबर जो है ये बालकों के साथ जो है उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, हैरेसमेंट और उनके साथ अश्लील हरकतें, ये सब उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जी। तो उसको देखते हुए, और फिर इसमें पनिशमेंट की भी व्यवस्था बहुत कम थी। तो उसके लिए जब क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की जो अध्ययन से जो है ये पता चला कि इसके लिए कोई एक अलग से एक्ट की आवश्यकता है। जी। और देश में बहुत सारी घटनाएं होती रही, तो ये निर्भया कांड हुआ इस बीच। तो इन सबको देखते हुए हमारे देश की संसद ने ये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पास किया। जी। और इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो और अधिनियम थे, जो आईपीसी था, वो इसको कवर नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसकी अलग से ज़रूरत हुई। और इस एक्ट में जो है, इसलिए ये एक्ट बना। जी सर।
अभी जैसा कि आपने बताया कि बाल्यावस्था की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो आप कह रहे हैं कि सर कि 18 साल से जो नीचे के हैं बच्चे वो है इसके अंतर्गत आते हैं, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। जी। इसमें ही सर 18 साल से नीचे में भी अलग अलग उम्र में भी अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा, क्या इसका कुछ प्रावधान सर? देखिए, अब ये जो एक्ट बना है जी इसमें ये जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं इनके बारे में एक जो धारणा है कि भाई ये अपना भला बुरा ठीक से नहीं समझ सकते हैं, जी, वयस्क नहीं हुए हैं, वयस्क नहीं हुए हैं और जी अपने भले बुरे के बारे में ज्ञान नहीं होता है इनको सर। पूरी तरह से। जी। इसलिए इनका संरक्षण के लिए इनको चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और कई बार सपोज एक आदमी एक टॉफ़ी दे करके, बहुत सारे केस आते हैं ऐसे कि एक दुकानदार ने टॉफ़ी दिया और उसी बात को जो है, या किसी ने एक टॉफ़ी दे करके बच्चे को ले गया, उसके साथ जो है कोई छेड़छाड़ अश्लील हरकत कर दी, जी है, और या कोई और बात हो गई तो साहब इसकी सहमति जो है ना कि बच्चा स्वयं तैयार हो गया, तो ये जो कंसेंट है 18 साल से कम के बच्चे की कंसेंट जो है वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। यानी कि अपराध होने के बाद अगर सहमति भी मानी हाँ, जाए, सहमति से भी तो अगर है तो अपराध वो उसमें जो है वो अपराध की श्रेणी में है। जी। और उसको इस जो है, क्योंकि वो 18 साल से कम है, उसकी सहमति भी अगर है, जी कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की भागती भी है या सहयोग या सहमति से जा रही है, जी है, तो उसको सहमति नहीं माना जाएगा लीगल उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी चाहे वो इस बात को कहे साहब कि ये तो इनके, ये हम साथ, ये तो हमारी वो नहीं थी, इनके सहमति थी इसमें। जी हाँ, दूसरा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की घटना है। जी किसी के साथ सपोज रेप हो जाता है, कोई चलते फिरते कोई मिल गया कोई, तो उसने, तो ऐसे केसेज में पहले 7 साल से की सज़ा थी केवल रेप केसेज में। जी हाँ, अब जो है इसी का एक दूसरा रूप देखिए, ये उसको कहेंगे हम एग्रावेटेड फॉर्म जो है ये सेक्सुअल असॉल्ट की जो है, ज़्यादा उत्तेजित, हाँ, मतलब। जैसे सपोज कोई इंस्टीट्यूशन है, जी सपोज कोई या पुलिस थाना है या कोई हॉस्पिटल है या कोई जेल है, या कहीं हमारे जो ये बालकों के ये वो रहते हैं जो ये छात्रावास, ये रहते हैं स्कूल में, ये हॉस्टल्स, हाँ, जी हाँ, तो कई बार ऐसे केसेज हो जाते हैं, जो वहाँ का जो अधिकारी है, जो अथॉरिटी में है, जी वो जब ऐसे घटना कारित करेगा तो उसके लिए जो है वो एज के हिसाब से फिर थोड़ा उसमें फ़र्क जो है, अगर 16 साल से कम के बच्चा है जी, उसके साथ कोई घटना करता है वो, तो उसमें अब 20 साल की कम से कम सजा हो गई। कम से कम 20 साल हाँ, की अब सजा। जो नया अमेंडमेंट आया है जी पोक्सो सर। कोड के जी सर। एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि इससे भी ये अमेंडमेंट अभी हाल ही में 2019 में आया है, क्योंकि जो पहले जो सज़ा कम थी जी सर। उसका असर कुछ कम हो रहा था और ये घटनाएं बढ़ती जा रही थी, इसलिए पार्लियामेंट ने इसको दोबारा अमेंड करके वो सज़ा अब कम से कम 20 साल की, अगर 16 साल से कम उम्र की अगर बच्चा है उसके साथ कोई घटना हो रही है तो उसके लिए 20 साल की कम से कम सज़ा है और वो सज़ा आजीवन तक भी चल सकती है। जी ऐसे ही 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जैसे 16 से 18 के जो है, तो उसको वो ये थोड़ी ऐसी है कि उसमें, लेकिन वो थोड़ा कम एज की वजह से उसको फिर ये 18 से कम के साथ जो है उसमें भी ऐसे ही प्रोविज़न है, जी हाँ, उसमें सज़ा का ज़्यादा प्रोविज़न है और ये एग्रावेटेड फॉर्म आ जाएगी ये ऑफेंस की। जी तो ये जो है धारा 6 में जो है इसमें आजीवन कारावास का है, जब तक लाइफ रहेगी तब तक का है, और साथ में जो है इसमें डेथ की भी पेनल्टी जो है। जी हाँ, तो ये 2 फॉर्म हो गई, एक तो एक सामान्य सी हो गई, मतलब दूसरा जैसे अथॉरिटी में है आदमी, मैं परिवार का गार्जियन हूँ, जी हाँ, सपोज वही गार्जियन जो है गलत काम कर रहा है परिवार के साथ, साझी गृहस्थी में रह के कर रहा है, तो ये वही फॉर्म आ जाएगी, या कोई बार बार कर रहा है तो ये एग्रावेटेड फॉर्म आ जाएगी, उसमें सज़ा जो है, सज़ा की मात्रा ज़्यादा है उसमें। जी और जो एक सामान्य जो है, एक कोई अपरिचित जो है ऐसे ही, तो वो फॉर्म जो है अलग है। तो ये क्योंकि
इसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, ये परिवार में बना हुआ है परिवार के अंदर के, जी या रिश्तेदारी में बना हुआ है, जी सर, या स्कूल का प्रिंसिपल है, ऐसे बहुत सारी घटना हुई आपके। तो वहाँ पर जो है ये एग्रेवेटेड फॉर्म जो है, ये अपराध की मात्रा जो है ये, क्योंकि उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक गार्जियन हो रहा है, वो स्कूल का गार्जियन है, वो हॉस्पिटल का गार्जियन है, उसके साथ ही जो है, तो यहाँ पर ये इस टाइप का। फिर ऐसे जो है ये छेड़छाड़ की घटना भी है। वही छेड़छाड़ की घटना जो है उसमें जो पहले 3 साल तक की सज़ा थी, अब इसमें 3 साल से 5 साल तक की सज़ा हो गई। जी हाँ, ये भी जो सामान्य जिसको मैं कह रहा था, जिसमें ये फॉर्म नहीं, लेकिन अगर यही घटना अगर कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है, कहीं हॉस्पिटल के अंदर होती है, या कहीं जो आर्मी की जो है तीनों फोर्स है उनके अपने एरिया में होती है, पुलिस के जहाँ उनका सर्किल है उसके अंदर कहीं होती है, जी, तो ये जहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर कोई संस्थान है, वहाँ पर जो है अगर उसमें छेड़छाड़ी घटना होती है, तो इसमें सज़ा फिर इसमें कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 7 साल तक जो है होगी सर। ये ऐसी जो है ये कैटेगरी ये बन गई। क्योंकि ऑफेंस करने वाले किस प्रकार के लोग हैं? एक तो लेमैन कर रहा है, जो सामान्य समझ लीजिए कोई बस्ती वाला है, कोई मजदूर वाला है, और एक ऑफेंस जो है कोई अधिकारी कर रहा है। जी हाँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट का जो है अधिकारी हूँ, कोई संस्थान चला रहा हूँ, जी लोग भरोसे से वहाँ पर आ रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल, तो उसको जो है उसके भरोसे को तोड़ करके, या परिवार में कोई रह रहा है, रिश्तेदारी में रह रहा है, तो उस भरोसे को तोड़ने का, तो उसकी वजह से जो है यहाँ ऑफेंस में इसकी मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है सर। ज़्यादा हो जाती है। ठीक सर। इसके साथ ही सर हम देखते हैं कि अगर आपने जैसे बताया मृत्युदंड की, इसमें कोई प्रावधान है सर मृत्युदंड का भी सर? हाँ, मृत्युदंड का भी प्रावधान जो है इसमें, ऑफेंस जो है ना उसकी ग्रेविटी जो है वो कई बार ऐसे भी, अभी हमारे देहरादून के अंदर ये पिछले 2017-18 में 3-4 घटनाएं हुई। जी, उन चारों घटनाओं में जो है फांसी की सज़ा हुई, जी, और उसमें एक सरदार परवान सिंह को फांसी हुई, जो ऋषिकेश थाना क्षेत्र के अंतर्गत का था। एक ये चक्रोता साइड को ये था, एक अजहर मोहम्मद को फांसी की सज़ा हुई। जी, एक जयप्रकाश जो है यहाँ एक वो सहसपुर थाने में, और एक यहीं नेहरू कॉलोनी का एक जितेंद्र नाम की जो है, 4 थे, लेकिन चारों का ऑफेंस जो है छोटी बच्चियों के साथ रेप और मर्डर दोनों था। यानी कि सर एक उम्र की भी बात है, और साथ उम्र में इसमें एक में तो 4-4 साल की लड़कियां थी। जो परवान सिंह वाले में थी उसमें 2 लड़कियों का जो है, जो एक 4 साल की थी, एक 13-14 साल की थी, जी, दोनों का रेप हुआ, दोनों का मर्डर हुआ। तो ऐसे ही जो है बाकियों में कम एज की वो थी, बच्चियाँ थी, तो उन केसों में फांसी की सज़ा हुई है। और वैसे भी जो है ये इसमें आजीवन भी है, फांसी का भी प्रोविज़न है। कृत्य कोर्ट की उसकी ग्रेविटी देखेगी कि उसका सर। सर्कमस्टांसेस क्या थे, किस प्रकार से जो है ना, तो वो उस आधार पर जो है उसमें फांसी की सज़ा का प्राविधान है। जी सर। अब सर बात आती है कि अगर कोई पीड़ित है सर, जी, और अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया क्या है सर? हाँ, ये बात जो है वैसे सामान्यतः कोई भी घटना होती है जी, किसी भी बच्चे के साथ, तो वो स्वयं भी अपनी FIR जो है थाने पर दर्ज करा सकता है। अगर वो किसी वजह से, कई बार क्या होता है कि शर्म के मारे वो नहीं लिखा रहे हैं, जी हाँ, अमूमन, और घर में भी नहीं बता रहे हैं, जी, लेकिन बाद में वो गुमसुम रहते हैं, तो वो ऐसी एक आध घटना हुई है, यही स्कूलों की घटना है। यहाँ घटना हुई, बच्चे दिल्ली चले गए, दिल्ली वालों ने फिर उन्होंने बच्चे को देखा, भाई फिर उसने बता दिया कि हमारे साथ फलाने टीचर ने जो है ये गलत काम किया। जी हाँ, तो उसकी FIR जो है वो दिल्ली में भी FIR लॉन्च हो सकती है। जहाँ पर उसके पेरेंट्स रह रहे हैं, या जिस आदमी को वो अपने विश्वसनीय आदमी को बता रहा है, वहाँ पर भी वो मुकदमा FIR उसकी लॉन्च हो जाएगी। वहाँ 0 FIR दर्ज होगी, जी, क्योंकि घटना वो देहरादून से संबंधित है, या जिस स्थान से भी संबंधित है, जी हाँ, उस स्थान पर वो जो है वो FIR ट्रांसफ़र हो जाएगी उस जिले में, उस थाने के लिए। जी सर, फिर वहाँ से, और इसमें एक पीड़ित भी कर सकता है, पीड़ित के पेरेंट्स कर सकते हैं, उसके जानने वाले कर सकते हैं, कोई थर्ड आदमी कर सकता है, कोई अपरिचित आदमी कर सकता है। जी, हमारी जो हेल्पलाइन जो है, एक
हेल्पलाइन जो ये बाल संरक्षण के लिए। हाँ, उनके ये हेल्पलाइन वाले ये कर सकते हैं। जी। और ये बचपन बचाओ आंदोलन के लोग हैं जो ये, उनको भी कई बार जो है ना, जो भी अपने, तो वो भी अपने शिकायत करते हैं। जी हाँ। तो कोई भी शिकायत कर सकता है, और उसमें अगर हमको जानकारी है, अगर हम उस शिकायत को दर्ज नहीं कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हम एक बड़ा अपराध कर रहे हैं। अपराध के भागी हैं सर। हाँ। जी सर। इस एक्ट में एफआईआर दर्ज न करना भी, अगर आपको जानकारी है और उसके बाद आप अपराध को एफआईआर नहीं कर रहे हैं जी। तो आपने एक ऑफेंस किया है जिसके लिए आपको 6 महीने की सजा होगी। अच्छा। यहाँ पर 2-3 इंस्टीट्यूशन में हुआ है जहाँ पर स्कूलों में जो है, सपोज किसी बच्चे के साथ कोई अपराध कर दिया, उसने जिसका नाम लिया उसको बता दिया, उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी या असिस्टेंट प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, प्रिंसिपल ने भी दर्ज नहीं किया इंस्टीट्यूशन के चक्कर में कि भाई हम बदनामी होने की वजह से, तो उन्होंने मामले को दबा दिया। बाद में किसी वजह से किसी एनजीओ को पता लग गया या चाइल्ड हेल्पलाइन वालों को पता लग गया या किसी और कोई सामाजिक संस्था को पता लग गया, तो वो अपने जाकर के उन्होंने एफआईआर कर दी। जी हाँ। और इस बीच पता चला कि भाई पीड़ित कह रहा है कि मैंने तो प्रिंसिपल साहब को भी बताया था, मैंने डिप्टी प्रिंसिपल को भी बताया था, और तो वो लोग जो हैं, तब वो लोग इसके अपराध के भागी है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो इस एक्ट के अंदर, ये पोक्सो एक्ट के अंदर, अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, जी हाँ, तो उसका भी ऑफेंस है। और जो पुलिस थाना है वहाँ पर भी अगर कोई एफआईआर लेके जा रहा है और वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, जी हाँ, तो उसका भी अपराध है, उसको भी 6 महीने की सजा का प्राविधान है पुलिस वालों को सर। हाँ बिल्कुल। कोई भी अधिकारी, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है, अगर वो डायरेक्शन का पालन नहीं कर रहा है, तो एक जो अभी क्रिमिनल लॉ में जो अमेंडमेंट आया है उसमें भी हर अधिकारी जो है, जो पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो कानून की जो डायरेक्शन है उनका पालन नहीं करता है, तो उसको पालन न कर, उसकी अवहेलना के लिए उसको भी सजा का प्राविधान है। 6 महीने की सजा का जो है प्रावधान है सर, प्राविधान उसके लिए भी है। ठीक सर। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन इसकी एफआईआर जहाँ तक हो सके तो तुरंत एफआईआर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कई बार वो एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई क्यों एफआईआर लेट हुई। लेकिन अगर एफआईआर तुरंत होती है तो तुरंत उसका बच्चे का मेडिकल हो जाता है। जी हाँ, तुरंत मेडिकल होने से जो है साक्ष्य जो है, उसमें जो साइंटिफिक एविडेंस है वो कलेक्ट हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमने देर कर दी या उस घटना से संबंधित कपड़े धो लिए या फेंक लिए, तो ये कई बार जो है पेरेंट्स भी कहते हैं हमने धो लिए कपड़े, तो वो वहाँ थोड़ा मुकदमा लड़ने में दिक्कत आ जाती है। दिक्कत आ जाएगी, सही बात। लेकिन इसका अच्छा तरीका यही है कि तुरंत एफआईआर हो, तुरंत उसकी मेडिकल हो जाए, और उसके 100 ये जो विवेचक है आईओ, जी हाँ, इस कानून में ये भी प्राविधान है कि क्योंकि ये बच्चों से संबंधित मामला है, इसलिए इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो महिला पुलिस अधिकारी करेंगे और किसी को ये पावर नहीं है। और इसका जो विचारण होगा, जो ट्रायल होगा मुकदमे का, उसमें भी महिला जज ही, जो स्पेशल कोर्ट के नाम से लगभग हर जिलों में, जी हाँ, तो महिला जज ही, जहाँ अवेलेबल नहीं है वो अलग चीज़ है, वहाँ पर जिला जज इसको कंडक्ट करता है, लेकिन अदरवाइज हर जिले में महिला जज ही इसको जो है देखती हैं। अब जो महिला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसमें और इस केस में और प्रोक्सो में और उसमें अंतर देखिए। यहाँ पीड़ित के घर जो है स्वयं ये आईओ जाएगी, ऐसा नहीं कि पीड़ित चक्कर काट रहा है थाने के। जी हाँ, कई बार इसके लिए भी लोग परेशान रहते हैं, भाई हम अपना मुकदमा थोड़ा, लोग इनिशिएट कम लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस एक्ट में प्राविधान है कि महिला पुलिस अधिकारी प्राइवेट यूनिफॉर्म में जाएगी, उसके घर पे जाएगी, वहाँ उसके बयान लेगी। जी हाँ, या जहाँ पर उनको कंफर्टेबल लगेगा वहाँ उनके बयान लेगी। जी, वो वर्दी में नहीं रहेगी। अगर उसका फिर 164 का जो बयान होगा, जिसको हम मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित का बयान कहते हैं, उस समय भी वो सादी वर्दी में रहेगी। जी। और मजिस्ट्रेट जब बयान लेंगे तो सपोज कोई बात नहीं समझ रही है, नहीं बोल रही है किसी भाषा के, तो उसको मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि उसको वो चीज़ प्रोवाइड कराए, कोई दुभाषिया प्रोवाइड कराए, ट्रांसलेटर। हाँ जी हाँ। तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो कलेक्ट करे, जैसे वो ब्लड सैंपल वगैरह हैं, एफएसएल से संबंधित मटेरियल को जितना जल्दी हो सके कलेक्ट करके उसको एफएसएल भेजने का आईओ की जिम्मेदारी है इसमें। जी। तो ऐसा एक
जो एफआईआर के बारे में, और ये थोड़ा इतना। तो सर मतलब एफआईआर के बाद कार्रवाई कुछ इस प्रकार से चलती है सर। हाँ, इसके बाद सर जो कि आरोपी होता है उनकी धरपकड़ के लिए फिर किस प्रकार से, किस स्टेज में जाके सर कार्रवाई शुरू की जाती है? देखो, जहाँ तक अगर कोई एब्सकाउंट कर गया, भाग गया, तो उसके वो आईओ की जिम्मेदारी है। आजकल पुलिस का भी बहुत अच्छा वो है, ये सर्विलांस के माध्यम से नेटवर्क काफी जी कोई है। बचता तो नहीं है। जी, जी। वो तुरंत ही और पकड़ में आ जाते हैं। वैसे बहुत कम केसेज हैं जहाँ पर कुछ देर लगती है, थोड़ा परेशानी होती है, भागते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है पुलिस की पकड़ में आ ही जाते हैं। क्योंकि आजकल साइंटिफिक एविडेंस जो है ना, वो फ़ोन कहाँ पर है उसके माध्यम से भी सब जी है। ट्रेस हो जाते हैं। जी सर। और वो आकर के वो भी तुरंत पकड़े जाते हैं। तो उनका भी मेडिकल होता है कई बार जो है, तो उससे भी जो है वो आसानी रहती है कि उनके भी कपड़े कलेक्ट करते हैं, फिंगरप्रिंट, उनके नेल्स क्लिपिंग जो है ये कलेक्ट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्वैप की जो है वो उनका भी मेडिकल होता है। तो वो आगे ट्रायल के लिए वो उसमें मजबूती मिलती है सर। साथ में सर अभी आपने जिक्र किया सर स्पेशल कोर्ट का, कि कार्रवाई सर पॉक्सो एक्ट के तहत सर स्पेशल कोर्ट में की जाती है। क्या सर इस प्रकार के अपराध ना हो ज़्यादा, तो इनके निस्तारण के लिए, इन केस के निस्तारण के लिए कोई समय अवधि तय की गई है सर क्या? हाँ, आपने ठीक क्वेश्चन पुटअप किया है। एक जैसे इन्वेस्टिगेशन बाकी केसों में है जी, पता चले कि 6 महीने तक जो है वो मुलजिम नहीं मिल रहा है, चार्जशीट सबमिट नहीं हो रही है जी, और उस पर जो है लिपापोती हो जाती है। लेकिन पोक्सो कोर्ट के अंतर्गत, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आपको 2 महीने में आईओ को जो है एफआईआर चार्जशीट सबमिट करनी पड़ेगी। उसके लिए टाइम लिमिट हो गया है। जी हाँ, उसके लिए टाइम लिमिट फिट हो गया है कि 2 महीने के अंदर आपको अपने मुकदमे की चार्जशीट कोर्ट में जमा करनी है जी। तो यहाँ टाइम लिमिट बन गया। और यहाँ पर भी कोर्ट के लिए भी टाइम फिक्स हो गया है। अगर चार्जशीट आ गई है, उस पर कॉग्निजेंस ले लिया है कोर्ट ने, तो कोर्ट को भी 1 महीने के अंदर, इस एक्ट के तहत जो है 1 महीने के अंदर जो है उसमें पीड़िता के बयान हो जाने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हम जितना डिले करेंगे तब तक जो है ना, बहुत सारे लोग कोई दबाव डालने वाले किसी के रिश्तेदारी में रहते हैं, किसी के जो है कुछ न कुछ लोग अपना निकाल करके जो है, तो आदमी पेरेंट्स वगैरह जो है सब प्रभावित हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो इसलिए जो है कोर्ट की मंशा ये है कि लॉ की मंशा ये है कि अधिक से अधिक कम टाइम पर जो है इसका पीड़िता के बयान हो जाए, ताकि पीड़िता अपने बयानों से न पलट सके या उसको कोई प्रभावित न कर सके। तो कोर्ट के लिए भी है। और साथ में जो 1 महीने के में जो कॉग्निजेंस लेने के 1 महीने के अंदर उनके बयान हो जाने चाहिए। जी सर। साथ ही 1 साल के अंदर जो है उसका निस्तारण भी, मुकदमे का निस्तारण भी होना चाहिए। जी सर। अब 1 महीने के अंदर। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें बहुत सारी डिफिकल्टी है। कुछ एफएसएल से रिपोर्ट नहीं आ रही है, जब तक जो है पीड़िता के कपड़े नहीं आते हैं, एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक जो है वो मामला आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे थोड़ा कहीं न कहीं जो है ये जो जी हाँ, व्यवस्थाएं हैं उनकी कमी की वजह से कुछ मामले थोड़ा अटक जाते हैं। लेकिन फिक्स कर रखा है जी सर, कि भाई आपको जजमेंट इस डेट पर देने हैं। अभी हमने देखा, हमने जो ये 3-4 फांसी की सज़ा की जिक्र की थी, जी हाँ, इसमें एक 1.25 साल के अंतर्गत जो है 3 मुकदमों में और एक में 2 साल के अंदर जो है फांसी की सज़ा जो है हुई थी। जी सर। लेकिन अब आजकल कोरोना का टाइम है, मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, काम कम हो रहा है, थोड़ा इतना है कि ये सब प्रोसीजर में थोड़ा टाइम जो है ये लग ही जाता है। सर इसी बात से याद है सर कि अभी जैसे कि आपका काफ़ी अनुभव रहा है सर इस क्षेत्र में, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर आपके अनुभव के तौर पे अभी हमारे समाज में सर पॉक्सो एक्ट की जागरूकता कितने लोगों पे है सर, और कितने लोग जितने पीड़ित हैं, कितने लोग सर सामने आ पाते हैं अपनी व्यथा को लेकर सर? देखो, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य ये है। सपोज कोई एक बच्चा पैदा हो गया तो वहाँ उसकी कोई गलती नहीं है, एक इलीगल जो है वो उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो बेचारा जो है वो तमाम चीज़ों से, जिसको मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मतलब कैसी उसकी स्थिति होती है, उसकी गलती कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। भाई गलती जिसकी है, ऑफेंस जिसने किया है उसने किया है, लेकिन एक बच्चा जो है वो बेचारा
तो ऐसे ही जो ये विक्टिम होते हैं, जी सर। सामान्य रूप से लोग अपने शर्म के मारे, डर के मारे और समाज में बदनामी न हो तो इसके लिए चुपचाप होते हैं, बहुत सारे फ्रंट पे नहीं आते हैं। कुछ लोग जरूर आते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं इससे बचते हैं कि ये कहीं छिप जाए मामला न हो, लेकिन इसका अल्टीमेटली जो है नुकसान होता है। इससे जो ऑफेंडर हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, जी हाँ सर। हाँ, उनके हौसले बुलंद होते हैं, बिल्कुल। और वो उससे ज़्यादा दुगनी गति से वो काम करते हैं। जी सर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि इस मामले को दबाने के बजाय जो है इसको तुरंत बिना किसी देरी किए हुए इसकी एफआईआर हो जानी चाहिए। बिल्कुल सर। और वो जो आईओ हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि जितना जल्दी हो सके इसका इन्वेस्टिगेशन हो। जी सर। ऐसे ही प्रोसिक्यूशन का और जो कोर्ट का काम भी ये है कि जितना जल्दी हो सके इसके, तो इसमें सबके जो ये एफएसएल है, यानी कि सर सभी एक का तरह एक से जिम्मेदारी, अगर हम जिम्मेदारी से काम करते जी हैं सर। कोर्ट सब लोग, तो मैं समझता हूँ कि उसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। बिल्कुल सर। और वैसे एक जो बात देखने में आई है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जी सर। कुछ लोग गलत एफआईआर कर देते हैं, कुछ गलत सूचना जो है ना अपने किसी मोटिव से, तो इस एक्ट में उनके लिए भी प्राविधान है, जी सर। उनको भी सज़ा का प्राविधान है। तो ये एक्ट ऐसा है कि जिसमें न करो तब भी सज़ा का प्रावधान, आपने गलत किया तो इनके लिए भी सज़ा का प्रावधान। तो ये जी हाँ। अच्छी बात है। जी हाँ सर। हाँ, हमने इसकी किसी केस में जो है ना एक पेरेंट्स को इसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश हुए हैं। जी सर। तो कई लोग, और फिर कुछ लालच में भी, कुछ पेरेंट्स लालच में आ जाते हैं, कुछ दूसरों के दबाव में आकर के। तो मैं समझता हूँ कि अगर पेरेंट्स इससे बचें तो उनको बचना चाहिए। जी सर। और बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस मामले में चाहे क्रिमिनल, ये जो अपराधी हों, अपराधी भी क्या है कि छोटी सी गलती के लिए जो है वो 20-20 साल की सज़ा भुगत रहा है। बिल्कुल सर। तो पेरेंट्स को भी चाहिए इसके लिए कि अपने बच्चों को जागरूक करें, उनको सही दिशा में मोटिवेट करें। चाहे वो, क्योंकि पेरेंट्स तो चाहे इनका हो चाहे उनका हो, दोनों भुगतते हैं जी हाँ सर। बच्चों की गलती के लिए। जी सर। तो उस दिशा में दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको दोनों को समझा करके इस दिशा में कुछ इसको रोका जा सकता है। बिल्कुल सर। सर आज के विषय पे सर हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्टूडियो में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारा आज का विषय था पॉक्सो एक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसके बारे में हमें अधिक जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भरत सिंह नेगी जी। कार्यक्रम में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो फिर होगी आपसे मुलाकात कानूनी सलाह के अगले अंक में। तब तक के लिए अखिलेश लिंगवाल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।